डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए ऑनर्स हिंदी। इसका पेपर है अनुवाद और उसकी प्रविधि। पेपर कोड है HND SEC 101। इस पेपर के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं इकाई 1 की। इकाई 1 जिसका नाम है अनुवाद, अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व। प्रस्तुत इकाई को हमने 4 खंडों में विभाजित किया था, मतलब इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। अब तक हम भाग 3 तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौथे और अंतिम भाग के बारे में, जिसकी रूपरेखा हम आगे देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले हम अब तक जो जो पढ़ चुके हैं एक बार उसके ऊपर नजर करते हैं। तो इस इकाई को जब हमने 4 खंडों में विभाजित किया था तो पहले भाग की रूपरेखा इस प्रकार से थी। सबसे पहले था उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषाएं, अनुवाद के प्रमुख घटक, अनुवाद का स्वरूप और अनुवाद के स्वरूप की विशेषताएं। यह था भाग 1 में, जिसकी बात हम कर चुके हैं। फिर भाग 2 जिसमें अनुवाद की प्रकृति, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। अनुवाद की भाषिक प्रकृति, अनुवाद की सांस्कृतिक प्रकृति, अनुवाद की सृजनात्मक प्रकृति और अंत में अनुवाद की भूमिका। ये भी बात हम अगले लेक्चर में कर चुके हैं। भाग 3 की अगर बात करें तो उसमें हमने अनुवाद की जो आवश्यकता है उसके बारे में बात विस्तार से की थी, जिसमें अनुवाद की आवश्यकता में सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक और वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकता के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं भाग 4 की, जिसमें हम बात करेंगे अनुवाद का महत्व क्या है। तो जब हम अनुवाद के महत्व की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन से बिंदु आएंगे। तो सबसे पहला आएगा साहित्यिक महत्व, फिर दूसरा है सांस्कृतिक महत्व, फिर राष्ट्रीय महत्व, वैश्विक महत्व, डिजिटल युग में अनुवाद और अंत में आएगा अनुवाद के प्रमुख लाभ और निष्कर्ष। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अनुवाद का साहित्यिक महत्व। अनुवाद के साहित्यिक महत्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आएगा विश्व साहित्य का आदान प्रदान। साहित्य जो है उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। साहित्य किसी भी क्षेत्र में लिखा गया हो, उस साहित्य को विश्व तक पहुंचाने के लिए अगर कोई माध्यम बनता है तो वह है अनुवाद। अनुवाद के माध्यम से हम अपने साहित्य को विश्व फलक तक पहुंचा सकते हैं। विश्व साहित्य का आदान प्रदान कैसे होता है? मान लीजिए कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, तो नाट्य शास्त्र बाहर के किसी देश के व्यक्ति को अगर पढ़ना हो, नाटक कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसके बारे में अगर उनको सीखना हो तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र वो पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए अगर उनको संस्कृत भाषा नहीं आती है तो वही पाठ का अगर उनकी भाषा में अनुवाद हुआ है तो वह उसको सरलता से समझ पाएंगे। फिर साहित्यिक परंपराओं का विस्तार। साहित्यिक परंपरा यानी क्या? मान लीजिए साहित्य है, उसकी अलग अलग परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं, उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। साहित्य लिखा जाता है गद्य में, पद्य में। अब गद्य जो है तो उसके भी अलग अलग कई प्रकार हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी आदि प्रकार के साहित्य भी लिखे जाते हैं। तो जो साहित्य की अलग अलग परंपराएं चलती हैं तो उसके बारे में अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना हो, अब भारत में 1800 मतलब 19वीं सदी से पहले अधिकतर साहित्य पद्य में ही लिखा गया था। गद्य में साहित्य बहुत ही कम लिखा गया था। लेकिन पश्चिमी साहित्यकारों के संपर्क में आने के बाद पश्चिमी जो साहित्यकार थे वो अधिकतर गद्य में भी लिखते थे। अब उसके संपर्क में आने के बाद हमारे साहित्य में क्या बदलाव आया? तो हमारे साहित्य में उपन्यास अधिक लिखने जाने लगे, कहानी का विकास हुआ, निबंध एक नई विधा का विकास हुआ, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, इन सब गद्य विधाओं का भी विकास हुआ। तो साहित्यिक विकास, साहित्यिक जो परंपरा है उसके विकास के लिए भी अनुवाद आवश्यक है। विश्व के कोने में, किसी भी कोने में कौन सा साहित्यिक मतलब परंपरा चल रही है उसके बारे में आपको अगर अवगत होना हो, उसके बारे में जानना हो तो अनुवाद आवश्यक है। तो अनुवाद का एक महत्व ये भी है कि उसके कारण आप विश्व साहित्य को आसानी से पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से आपको कुछ साहित्य का निर्माण करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर नई विधाओं एवं शैलियों का परिचय। हमने बात की कि नई नई विधाएं हैं,
निबंध जो है वह 19वीं सदी से पहले लिखते नहीं थे लोग। जो साहित्यकार थे वह गद्य में बहुत कम और अधिकतर पद्य में ही लिखते थे। लेकिन 19वीं सदी के बाद विश्व साहित्य को जानने के बाद भारत में भी अधिकतर निबंध लिखे जाने लगे। अलग अलग विषयों पर निबंध लिखे जाने लगे। आत्मकथा, जीवनी, इन सारी विधाओं का भी आविष्कार हुआ। वह आविष्कार तब हुआ कि जब विश्व साहित्य में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में लोग जान सके। तो जब उन्होंने वो जाना, उसके बाद नई नई विधाओं और शैलियों का भी आविष्कार हुआ। और फिर आता है रचनात्मकता को प्रोत्साहन। मतलब जो रचनात्मकता है उसको भी प्रोत्साहन मिला। कोई व्यक्ति किसी विषय के ऊपर लिख पा रहा है, अब उसके पास विषय बहुत ही कम है, लेकिन अनुवाद के द्वारा वह विश्व के अलग अलग साहित्यकार से परिचय प्राप्त कर पाएगा और उसकी जो रचनात्मकता है उसमें विकास देखने को मिलेगा। भारतीय संस्कृति के पृष्ठभूमि को आधारित रख के कोई साहित्यकार साहित्य लिखता है, अब उसी साहित्यकार को पश्चिमी संस्कृति का भी ज्ञान हो तो दोनों को मिला के उसकी रचनात्मकता का जो है विकास और प्रोत्साहन होगा। अलग अलग विषय पे वो लिख पाएगा। तो अनुवाद का एक महत्व यह भी है। फिर सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करें तो संस्कृति की हमने बात की कि संस्कृति के आदान प्रदान के लिए अनुवाद आवश्यक है। सांस्कृतिक विरासत जो है, भारत देश 5000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें तो जितनी भी हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, मोहनजोदड़ो की संस्कृति को हम देखें, यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें, ऐसी ऐसी कलाकृतियां हमें हमारे भारत में देखने को मिलती है। अब इन सारी कृतियों के बारे में अगर विश्व में किसी को जानना हो तो वो क्या करेगा, वह भारत में आएगा, यहाँ उन कृतियों को देखेगा। अब कृतियों का जो देखने के बाद भी वो उसको समझ नहीं पाएगा, तो उसके कृति के ऊपर कोई भी खोज हुई, उसके ऊपर जो जो लिखा गया है उसको पढ़कर वह यहाँ से वापस आएगा, अपने देश में जाएगा और उसके बारे में फिर लिखेगा। तो यहाँ की संस्कृति का विकास होगा और विरासत जो है उसका संरक्षण भी होगा। भारत के आज अधिकतर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत आज से 5000 वर्ष पहले भी सक्षम था। आजकल बच्चों को पुस्तकों में वह ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो जो उनको ज्ञान मिलना चाहिए भारत आज से पहले क्या था वो जानना हो, तो अगर उसके बारे में लिखा गया है अपनी पुस्तकों में, उनको पढ़ने में आ रहा है, तभी वो उसके बारे में जान पाएगा। तो इस प्रकार सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए अनुवाद का होना आवश्यक है। फिर दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों का परिचय। हमने आगे भी बात की थी कि विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए भारत के बाहर भी, गुजरात के बाहर भी बहुत से राज्य हैं, उन राज्य के बाद बाहर देखें तो भारत के बाहर बहुत से देश हैं। तो वैश्विक संस्कृतियों में क्या क्या विभिन्नता है, कौन कौन की संस्कृति का क्या महत्व है, कौन कौन से रीति रिवाज है, उसके बारे में जानने के लिए आपको अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा और वहाँ के साहित्य को पढ़ने के बाद आप वहाँ की संस्कृति को जान पाएंगे। वैश्विक संस्कृति का संवाद भी वैश्विक सांस्कृतिक संवाद होगा। अब चीन संस्कृति की जो आवश्यकता होगी, चीन संस्कृति का जो महत्व होगा, उसके बारे में अगर आपको जानना हो, स्वामी विवेकानंद जब विश्व सभा में गए हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया था। अगर उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है तो अंग्रेजी ना आने के कारण भारत की संस्कृति की जो महानता है वह पूरा विश्व समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ा कि हमारी संस्कृति का अनुवाद करके अंग्रेजी में उसको बोलना पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी जब वहाँ पे गए तो उनको वहाँ पे अंग्रेजी भाषा में अपना ज्ञान देना पड़ा था, क्योंकि विश्व पटल तक आपको अपनी बात पहुँचानी है तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको लोग समझ पा रहे हैं, अधिक से अधिक लोग जिससे जुड़े हुए हैं। सहिष्णुता और समझ का विकास। मान लीजिए कि सहिष्णुता, अब पहले के जमाने में क्या होता था कि युद्ध बहुत होते थे, किसी भी राज्य है तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर आक्रमण करके वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के रीति रिवाज को तहस महस कर देता और लूटफाट करके सब वहाँ से ले जाता। लेकिन एक वर्ग, अधिक से अधिक लोग जिस भाषा से जुड़े हुए हैं तो वह एक वैश्विक समूह बन जाएगा और दूसरी जगह पे कौन कौन सी बातें चल रही है, उनकी सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसके बारे में जानने के बाद उनका लगाव उनके प्रति बढ़ेगा, एक संवेदना जागृत होगी। तो संवेदना जब जागृत होगी तो आपसी जो सहिष्णुता है वो बढ़ेगी। तो सहिष्णुता बढ़ाने का काम भी अनुवाद करता है। तो सांस्कृतिक महत्व की जब हम बात करते हैं अनुवाद के, तो अनुवाद का सांस्कृतिक महत्व जो
एक है, उसमें से एक है सहिष्णुता, कि लोग दूसरे देश के बारे में, दूसरे राज्य के बारे में समझेंगे तो सहिष्णुता का विकास देखने को मिलेगा। फिर राष्ट्रीय महत्व। अब हमने जब बात की थी कि अनुवाद के कारण भारत देश को लाभ क्या मिलेगा, भारत के अलग अलग राज्य में जितने भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, जितने लोग रहते हैं अलग अलग राज्यों में, तो उन सब में एकरूपता लाने के लिए जो भी विषय, जो भी कंटेंट आपके पास लिखा गया हो, जो भी सूचना आपको देनी हो या भी सांस्कृतिक उपलब्धियां हो, आपको वहां तक पहुंचानी हो, तो आप अनुवाद का सहारा लेंगे। राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के लिए अनुवाद की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि जब आप अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं, आप अपना ज्ञान भारत के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको दूसरे राज्य की भाषा में आपके विचारों का, आपके ज्ञान का अनुवाद करना होगा, ताकि वह पाठक वर्ग आपसे जुड़ सके। फिर है विभिन्न भाषाओं के बीच में सामंजस्य। अब अनुवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो भाषाएं आती हैं, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा। अब लक्ष्य भाषा क्या है और स्रोत भाषा क्या है, इसके बारे में हमने अगले लेक्चर में विस्तार से बात की थी। लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा। स्रोत भाषा यानी कोई भी एक पाठ है, मूल पाठ जो है वह जिसमें लिखा गया है, जिस भाषा में लिखा गया है, उसको हम कहेंगे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं उसको हम कहेंगे लक्ष्य भाषा। यानी कि महाभारत ग्रंथ अगर संस्कृत भाषा में लिखा गया है तो संस्कृत को हम कहेंगे स्रोत भाषा, और वही ग्रंथ अगर हिंदी में अनुवाद हो रहा है तो हिंदी को हम कहेंगे लक्ष्य भाषा। तो भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा अनुवाद के रूप में दो प्रकार की रहेंगी, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा। और अनुवादक को, जो अनुवाद कर रहा है, उसको दोनों भाषा आनी चाहिए, दोनों भाषा आनी चाहिए। अगर अलग अलग समाज की लिखी गई है तो दोनों समाज की संस्कृति के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। फिर आगे आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, उसमें अनुवाद की भूमिका क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के कारण पूरे देश में अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ के सभी नागरिक को उनका जो मूल्य है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो, उसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा कि हर एक नागरिक जिस भाषा में समझ रहा हो, उस भाषा में उसको भारत के अलग अलग नियमों के बारे में समझाना पड़ेगा। संविधान के जो नियम हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उसके बारे में वह भारत के अंतिम नागरिक को समझाना होगा, और वहाँ समझाने के लिए उसको सभी भाषा नहीं आती होगी, तो उसके लिए जो भाषा वो समझ पा रहा हो, सरकार की ये जिम्मेदारी है को उसको उसकी भाषा में समझाए। तो इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। अब भाषाई समन्वय स्थापित करना है। अब भाषाई समन्वय, मान लीजिए कि कोई एक भाषा है, गुजरात का जो कल्चर है और महाराष्ट्र का, तो दोनों के बीच में भाषाई समन्वय स्थापित होगा तो महाराष्ट्र के संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। हमारी संस्कृति जो है, गुजरात का जो गरबा है, तो अब पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गरबा संस्कृति को लोग जानते हैं कि गरबा क्या है। तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा, मराठी में किया होगा, उसको वो पढ़ेंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे, फिर वो हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित होंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो भाषाई समन्वय स्थापित करने के लिए भी अनुवाद का महत्व रहता है। आगे है वैश्विक महत्व। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना, अनुवाद जो है, वैश्विक महत्व उसका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मान लीजिए कि आज भारत के पीएम, प्रधानमंत्री किसी और राज्य में, किसी और राष्ट्र में जा रहे हो, किसी और देश में जा रहे हो, वहाँ की भाषा उनको आती नहीं है। अब यहाँ से जब वो वहाँ पे जाएंगे वैश्विक व्यापार के लिए या कूटनीति कुछ भी करने के लिए वहाँ पे गए हुए हो, और वहाँ की भाषा अगर उनको नहीं आती है तो क्या करेंगे? अपने विचारों को वहाँ तक ले जाने के लिए, वहाँ के विचारों को यहाँ भारत में वापस लाने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी अनुवाद की। तो उनके पास एक व्यक्ति रहेगा जिसको हम कहते हैं दुभाषिया यानी अनुवादक। पीएम, अभी मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जापान गए हुए हैं, तो उनके साथ एक अनुवादक रहेगा जिसको जापानी भाषा भी आती है और यहाँ की हिंदी भाषा भी आती है। वहाँ का प्रधानमंत्री जो बात बोलेगा उसका आंसू अनुवाद, मतलब तुरंत जो अनुवाद करते हैं, अनुवाद का एक प्रकार है आंसू अनुवाद। आंसू अनुवाद के माध्यम से वह बात को हिंदी में अनुवादित करके वह हमारे प्रधानमंत्री को कहेंगे। फिर
हमारे प्रधानमंत्री उसका जो रिप्लाई करेंगे उसको वह उनकी भाषा में फिर अनुवादित करके उनको कहेंगे। तो दुभाषिया जो है उसका काम यही है, उसका प्रमुख काम है आंसू अनुवाद करना। आंसू अनुवाद यानी कि तुरंत उसी समय पे जो बोल रहे हैं उसका अनुवाद करके कहना। तो अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए आंसू अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। फिर वैश्विक व्यापार और कूटनीति में सहायता, जैसे हमने बात की कि किसी भी देश के साथ आपको व्यापार करना हो या फिर कूटनीतिक संबंध विकसित करने हो तो आपके विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। संबंधों में एक स्थापित लाने के लिए, मतलब संबंध स्थापित करने के लिए, अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आपको अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। और अनुवाद का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आज भारत पूरे विश्व में सभी देशों के साथ जुड़ रहा है। सभी देशों को हिंदी भाषा नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमारे विचार वहां तक जा रहे हैं, वहां के विचार यहाँ तक आ रहे हैं। तो अनुवाद जो है उसका माध्यम बन रहा है, प्रमुख माध्यम बनेगा अनुवाद। दूसरा है विश्व समुदाय से जुड़ना। तो हमने बात की कि विश्व समुदाय से जुड़ने के लिए वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज को जानने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और अंतरराष्ट्रीय ज्ञान का विनिमय, शोध कोई भी हो रही हो, कोई भी नई खोज हो रही हो, तो अंतरराष्ट्रीय ज्ञान का विनिमय करने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे अनुवाद के अलग अलग महत्व हैं। फिर आता है डिजिटल युग में अनुवाद। आज का युग जो है वह टेक्नोलॉजी का युग है, ये हमने बात विस्तार से भी की हुई है। तो डिजिटल युग में अनुवाद का जो महत्व है, इंटरनेट और सोशल मीडिया में उपयोग, आज हम देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल आदि में जो भी कंटेंट आता है वह अगर इंग्लिश में आ गया तो वहाँ पर गूगल ट्रांसलेशन करके आपकी भाषा में ही उसको प्रस्तुत करता है, वह कंटेंट आपकी भाषा में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार इंटरनेट और सोशल मीडिया में अनुवाद के माध्यम से आप वैश्विक सामग्री जो है उसको आप अपनी भाषा में ला पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। फिर है ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा। अब ऑनलाइन शिक्षा कहीं भी चल रही हो तो उसको आप अपनी भाषा में ही ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपको अगर विदेशी शिक्षण नीति जो है, वहाँ के जो शिक्षक है उनको आपको सुनना हो तो आप अपनी ही भाषा में उनको सुन पाएंगे अनुवाद के माध्यम से। फिर मशीनी अनुवाद की बढ़ती भूमिका। आज के युग में हम जब देखते हैं कि अनुवाद का जो महत्व है, कोई भी कंटेंट आपके पास आ गया हो, अंग्रेजी में है और उसी कंटेंट को आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे? मशीन का सहारा लेके, कंप्यूटर का सहारा लेके आप अनुवाद करके साधारण लोगों तक वह बात पहुंचाएंगे। फिर वैश्विक संचार का प्रमुख साधन। आज वैश्विक संचार जो है, वैश्विक संचार करने के लिए जो प्रमुख साधन जिसको हम मानेंगे वह अनुवाद ही है। फिर है अनुवाद के प्रमुख लाभ। आगे जो हमने सब अनुवाद के महत्व की बात की, अनुवाद के प्रमुख लाभ क्या है, थोड़े हिस्से में हम उसको भी देख लेते हैं। तो ज्ञान का विस्तार, भाषाई विकास, सांस्कृतिक समृद्धि, रोजगार के अवसर और वैश्विक समाज। अनुवाद जो है उसके द्वारा रोजगार के अवसर भी आपको मिलेंगे। मैंने जैसे कहा कि दुभाषीय यानी अनुवादक, जब भी कोई राष्ट्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं पर भी जाते हैं तो अपने साथ एक अनुवादक को लेके जाते हैं। दूसरी भाषा का जो कंटेंट है उसको अन्य भाषा में अनुवादित करने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत होगी। तो इसलिए अनुवादक के रूप में एक नया रोजगार आपको मिलेगा। रोजगार के रूप में आपको अनुवादक को भी उसका प्रयोग आप कर पाएंगे। और दूसरा और अंतिम लास्ट में है वैश्विक संवाद। तो अनुवाद के द्वारा वैश्विक संवाद भी स्थापित होता है। और निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो अनुवाद आधुनिक युग की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में अनुवाद की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज का विश्व जो है वह टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही छोटा हो गया है। तो आज के टेक्नोलॉजी के युग में जो अनुवाद है वह प्रमुख आवश्यकता है आपके ज्ञान के विस्तार के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए। फिर यह ज्ञान संस्कृति और समाज को जोड़ता है, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का काम करता है, दोनों संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है, वैश्विक ज्ञान की बढ़ोतरी करने का काम भी अनुवाद करता है। और अंतिम में है राष्ट्रीय एवं वैश्विक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राष्ट्र और विश्व के विकास के लिए अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इसी प्रकार हमने इस प्रस्तुत इकाई को 4 खंडों में विभाजित किया था। 3 खंड की बात हम पहले कर चुके थे, आज हमने अंतिम चौथे भाग की बात की। आगे हम मिलेंगे किसी और नई इकाई के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।